दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉपुलेशन बम किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, डायरेक्ट प्रश्न है। रिचेल कार्सन द्वारा, पॉल इलिच द्वारा, ग्रैबियल द्वारा या फिर मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है पॉल इलरिच द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्लास बहुत से फेमस बुक के नाम परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर एक बार पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में ज्ञात भी रहता है। तो फर्स्ट का बी आपका सही उत्तर है। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इलरिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंध पर प्रकाश डाला था। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो कौन सा कैश क्रॉप नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया गन्ना, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो यहाँ पर क्लास अगर हम गन्ना की बात करें, मूंगफली की बात करें, सरसों की बात करें, तो ये सब आपकी कैश क्रॉप है। लेकिन जो मक्का है वो आपका कैश क्रॉप नहीं है, मतलब नकदी फसल नहीं है। यहाँ पर देखिए, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। पहला, खाद्यान्न फसलें जैसे आपके चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। ठीक है, ये सब खाद्य फसल में आते हैं। नकदी फसलें जिनको हम कहते हैं, या फिर ज्ञात खाद्यान्न फसलें जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके तिलहन आते हैं, मूंगफली आते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, अगर हम रेशेदार फसलों की बात करें तो यहाँ पे कपास, जूट हो गया आपका। बागवानी फसलों में आपकी चाय, कॉफी, रबड़, ये सब आ गया। तो यहाँ पर इस कैटेगरी को याद रखिएगा। एक आसान सा प्रश्न था, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को सही कर लेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पे एसिडिटी और एल्काइनिटी की बात की गई है, एल्काइनिटी की बात की गई है, और दोनों में बैलेंस कौन बनाता है। तो पहला ऑप्शन आपको फास्फोरस दिया है, दूसरा कैल्शियम दिया है, फिर पोटेशियम दिया है, फिर सोडियम दिया है। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए, फास्फोरस। थर्ड का ए आपका सही उत्तर है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच फास्फोरस जो होता है वो संतुलन बनाए रखता है। क्लास अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आंसर्स बहुत जल्दी दे रही हैं, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आंसर को एक बार सुन लीजिए, मतलब अपना आंसर दे लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुनिएगा। मेरी स्पीड तो आप अपने अकॉर्डिंग तेज और कम कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फोर्थ प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है बोला गया है। ऊपर आपको समाचार पत्र दिए हैं, फिर प्रकाशन स्थल दिए हैं। अमृत प्रभात की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता है, एकदम सही है। स्वतंत्र चेतना की अगर हम बात करेंगे तो ये भी लखनऊ से प्रकाशित होता है, सही है। सवेरा इटावा से प्रकाशित होता है, सही है। जन मोर्चा लिखा है सहारनपुर, जन मोर्चा जो है वो उसका प्रकाशन सहारनपुर से नहीं अयोध्या से होता है। तो फोर्थ का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा कि जन मोर्चा अयोध्या से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न,
ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बोला गया है जब ग्राम पंचायत आपकी बनती है तो कितने दिन के अंदर उसकी फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए, 7 दिन के, 15 दिन के, 21 दिन के या फिर 30 दिन की। और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 30 दिन के अंदर एक बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। 7 का डी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनिवार्य शब्द यहाँ पर है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार होती है। ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, जब भी हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो आपको पता है, अगर हम डीपीएसपी की बात करें, नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके जो 40वां आपका अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है, विलेज पंचायत की बात की गई है, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायत इंस्टीट्यूशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी कमिटीज हैं उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना देख लीजिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, अशोक मेहता कमेटी आई थी, एलएम सिंघवी कमेटी आई थी, जीवीके राव कमेटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन कमिटीज को छोड़ने की गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न। अभी हम आगे वाले क्लासेस में प्रश्न के माध्यम से भी फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे आपको। 6वां प्रश्न देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जहां पे भी इंग्लिश की जरूरत होगी वहां पर मैं इंग्लिश में भी प्रश्न पढ़ूंगी। सबसे पहला है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर। दूसरा है राष्ट्रपति की इच्छा पर। फिर तीसरा है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। और डी है आपका उपयुक्त में से किसी पर नहीं। देखिए क्लास, यहाँ पर क्या लिखा है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अच्छा, जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो ये कुछ निर्देश हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। किसके लिए हैं? स्टेट के लिए है। ठीक है, इसी के बेसिस पे स्टेट के लिए ये नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसके की बेसिस पे ये अपनी आगे की पॉलिसीज फ्रेम करें। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो 6 का सी आपका सही है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, निर्देशक तत्वों की बात की जाती है, किसको निर्देश दिए जा रहे हैं? स्टेट के लिए आपके बोल दिया गया है। अब वहां पर डीपीएसपी के बेसिस पे आप नया लॉ लाइए, पॉलिसीज लाइए, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम मनरेगा की बात करते हैं, हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही इंस्पायर्ड है ये सब चीजें। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वां प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पे कथन कारण बेस्ड प्रश्न है, असर्शन रीजन बेस्ड। कथन है, सर्वप्रथम वर्ष 1992 में विश्व बैंक द्वारा शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में सुशासन की परिभाषा तय की गई। बोला गया है 1992 में गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं बता दूं क्लास, जो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम in the year 1992 the definition of the good governance was decided by the World Bank in its report titled Governance and Development। ये एकदम सही है। और हर साल 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, ये भी सही है। लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कारण कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। गुड गवर्नेंस डे हम लोग किसके बर्थडे पे मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के, ना कि इस दिन वर्ल्ड बैंक द्वारा गुड गवर्नेंस रिपोर्ट दी गई थी, वो नहीं। हम लोग गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से आपका सही उत्तर क्या होगा? 7 का बी।
देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अगला हम देखते हैं 8th प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 42 में बोला गया है मानवोचित कार्य की दशाएं एवं प्रसूति सहायता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो मैटरनिटी लीव की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 42 में कहीं ना कहीं मैटरनिटी लीव की बात की जाती है, ठीक है। तो उसी से आपको पता है औरतों को मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो ये पहला तो आपका बिल्कुल सही है। 47 हम देखते हैं लोक स्वास्थ्य में सुधार, पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट की बात की गई है, सही है। 49 की बात अगर हम करेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये आपका गलत है, ठीक है। ये वाला 1 मिनट रुके रहिएगा। 50 भी हम पढ़ते हैं। 50वें में दिया गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कही जाती है, तो ये भी आपका सही है। 50 भी आपका सही है। और 51 में हम इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करते हैं, दोनों चीज याद रखिए। अभी मैं रिवाइज भी कराती हूँ आपको एक बार। तो 80 का आपका सही क्या है? सी सही है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। और जब भी हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम, ये आपका आर्टिकल 43A में दिया गया है और इसे हमने ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं एक चीज डिस्कस करूंगी। पहले भी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज पर डिस्कस करूंगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व में 3 आपके अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक आपका 39A था, ठीक है, दूसरा आपका 43A था जो हमने डिस्कस किया है अभी, और एक आपका 48A था। 39A में फ्री लीगल असिस्टेंस की बात की गई है। 43A की हम बात करेंगे तो यहाँ पर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात की गई है इंडस्ट्री मैनेजमेंट में। और 48A की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट लाइफ को प्रोटेक्ट, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उसको संरक्षित करने की बात की गई है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, तो आप क्या बताएंगे? 39A, 43A और 48A, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां पर देख लीजिए। 86th जो संविधान संशोधन था 2002 में, उसमें आपका एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट की बात हम करते हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल को जोड़ा गया था आर्टिकल 45 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए परीक्षा में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्व के जो बार बार रिपीट होते, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। 41 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 44 की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 48 की बात करेंगे, 48 की, तो यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन का गठन की बात की गई है। और 48A की जब हम बात करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई है। मैंने आपको बताया 48A में हम प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने की बात करते हैं, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को इंप्रूव करने की बात करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्लास। 51 की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है ये। 41A की बात अगर हम करेंगे तो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 43A की बात करेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार, देख लीजिए परीक्षा में कितनी बार पूछा जाता है। और 48A में पर्यावरण संरक्षण, जो कि आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, दोनों को याद रहेगा। मेरा पर्पज यही था कि एक बार रिवाइज हो जाए आप। चलो, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर है? तो अभी हमने डिस्कस किया है अनुच्छेद जो आपका 51 है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करते हैं। और 50वें की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बताइए, न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपके पृथककरण की बात की गई है।
भारत की विदेशी नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। अब देख लीजिए कितने एक ही टॉपिक से कितने तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सभी का आंसर सेम है। तो यही बात मैं आपसे कहती हूँ, प्रीलिम्स का तो सिलेबस आपका बदलता नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्न फिर वहीं से बनेंगे। हो सकता है पहले डायरेक्ट बनते रहे हो, इस तरीके से कान पकड़ा जा रहा हो, अब थोड़ा घुमा के प्रश्न बने, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया आर्टिकल 51 में क्या है, अब इस तरीके से प्रश्न ना बन के आपसे पूछ ले कि भारत की विदेश नीति संबंधित है किस अनुच्छेद से। अब बच्चे सर खुजलाने लगेंगे, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, और उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आर्टिकल 51 जो है वो, उसमें हम विदेश नीति की बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात करते हैं। चलिए 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से संगम वंश के किस शासक ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर हरिहर बुक्का ने, बुक्का प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, या फिर विरूपाक्ष द्वितीय ने। तो किसने महाराजाधिराज की उपाधि प्रथम बार धारण की थी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है बताइए थोड़ा सोच के, तब तक मैं बताती हूँ। 9th का ए आपका सही उत्तर है। महाराजाधिराज की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी? वो आपके हरिहर बुक्का, हरिहर द्वितीय ने। मैंने गलती से हरिहर बुक्का का नाम इसलिए साथ में ले लिया क्योंकि जब भी हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं, हम फाउंडर की बात करते हैं, तो दोनों भाइयों का नाम एक साथ ले लिया था, हरिहर और बुक्का का, ठीक है। तो वो तो आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमको पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम शासक, जो प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम हरिहर द्वितीय था, ठीक है। संगम वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और ये बुक्का प्रथम का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। हरिहर द्वितीय अपनी विद्वता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इसे राजव्यास और राज वाल्मीकि कहलाता था, ठीक है। इनको हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था और भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का वह उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये भी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। अब वो प्रश्न नहीं पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। अब इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा प्रश्नों को डिफिकल्ट बनाने के लिए। अगर पूछ लेगा तो ये मत कहना कमेंट में कि मैम पूछा था, आप बोल रही थी कि नहीं पूछेगा, वो तो रिवाइज हो ही गया है। चलो 10वें प्रश्न को देखो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1905 में भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो भवानी मंदिर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था 1905 में? स्वामी विवेकानंद द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, या फिर गणेश दामोदर सावरकर द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है भवानी मंदिर पैम्पलेट अरविंद घोष द्वारा पब्लिश किया गया था। 10th का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1905 में भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट का प्रकाशन महर्षि अरविंद घोष द्वारा किया गया था। 1905 में हुए अलीपुर बम कांड में जब श्री अरविंद को गिरफ्तार किया गया तो इसी पैम्पलेट की एक प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी की गई थी, ठीक है। परीक्षा में पूछता है अलीपुर बम केस में कौन शामिल था, तो याद रखेंगे आप इसका नाम अरविंद घोष का, और आपको पता है बाद में ये संन्यास ले लेते हैं। अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखेंगे अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इनकी अन्य कृतियां जो है यहाँ पर देख लीजिए, लेटर्स ऑन योगा, काव्य कृति सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, द मदर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे लाइफ डिवाइन तो परीक्षा में कई बार पूछा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट किसके खिलाफ बनाया गया था? दहेज प्रथा के, बहु विवाह प्रथा के, बाल विवाह के, या फिर सती प्रथा के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बाल विवाह के अगेंस्ट में शारदा एक्ट लाया गया था। इसका नाम शारदा एक्ट किसके नाम पर पड़ा? हरविलास शारदा के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम,
1929 को शारदा एक्ट कहा गया क्योंकि 1929 में इसे राय साहेब हरविलास शारदा ने प्रस्तुत किया था। इन्हीं के नाम पे इसको शारदा एक्ट कहते हैं। इसमें लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम आयु थी उसको 14 रखा गया था और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु को कितना रखा गया था, 18 रखा गया था। ये भी याद रखिएगा। 12 देखते हैं। हड़प्पा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चहनदाड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से नक्काशीदार कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहां पर देख लीजिए, जब हम चहनदाड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, एकदम सही है। कालीबंगा जो है वहां पर आपका, कालीबंगा में जुता हुआ खेत भी मिलता है ना, तो वहां पर आपका जो कच्ची ईंटें मिली है उसमें नक्काशी बनी हुई है, ये भी ठीक है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 12वें का आपका सी सही उत्तर है। चहनदाड़ों की बात करेंगे तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, जहां पर मैंने आपको बताया है जुता हुआ खेत मिला है, ये राजस्थान में है और यहीं पर आपको कच्ची ईंटों पे नक्काशी भी मिली है। ठीक है। चहनदाड़ों की बात करेंगे और लोथल की बात करेंगे तो यहां से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, ये याद रखिएगा। कालीबंगा लोथल में अग्नि कुंड भी मिला है। कालीबंगा में आपके जुते हुए खेत के, मैंने बताया आपको, साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। जुते हुए खेत वाला तो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया और मैंने आपको बता दिया। चलिए 13 प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो यहाँ पे किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? दंडी दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, रूपधारा वर्ष ने या फिर अमोघ वर्ष ने? तो यहां पर आप याद रखिएगा, आपका जो पहला रूलर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जिसने की त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था वो आपका था ध्रुवधारा वर्ष। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 13 का सी सही उत्तर है। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? तो आप याद रखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। ध्रुवधारा वर्ष, जिसको कि ध्रुव प्रथम भी कहते हैं, ये राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसमें पाल राजा धर्मपाल था और प्रतिहार राजा वत्सराज ने भी हिस्सा लिया था। क्लास ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न बना है और हो सकता है रिपीट कर दे। ठीक है, अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंडी दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये भी हमने कल ही डिस्कस किया है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंडी दुर्ग थे। ठीक है, इन्होंने किसको पराजित किया था? जो चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। इसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वो कौन था? कृष्ण तृतीय था। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ है? राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए प्रश्न के साथ। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है। कथन है लगभग 2 वर्ष के भारत अभियान के पश्चात सिकंदर महान 1325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट आया। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से बुरी तरह पराजित हो गया था। क्लास में आपको बता दूं, एलेक्जेंडर जो था वो रिटर्न हो गया 325 में। ठीक है, ये एकदम सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है। लेकिन कारण ये नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य से वो बुरी तरीके से पराजित हो गया था। जो उसके सैनिक थे उन्होंने वो बहुत थक गए थे अब, और उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया था। युद्ध लड़ते लड़ते वो थक गए थे और उनका आगे नहीं जाना था। तो यहां पर आपका ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है और उत्तर सी हो जाएगा। देखिए, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। लगभग 2 वर्ष के भारत अभियान के पश्चात अपने सैनिकों के असंतोष के कारण सिकंदर को वापस मन दुनिया की तरफ लौटना पड़ा। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब?
मैक्सिमम वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का किस में होता है, एयर में होता है, वैक्यूम में होता है, वाटर में होता है या फिर हाइड्रोजन में होता है। तो यहां पर एक सिंपल सा प्रश्न है, जो मैक्सिमम वेट किसी भी, जैसे सेम ऑब्जेक्ट को आप एयर में रखोगे, वैक्यूम में रखोगे, वाटर में रखोगे, हाइड्रोजन में रखोगे, तो उसका मैक्सिमम वेट किस में होगा, तो मैक्सिमम वेट उसका वायु में होगा, एयर में। ठीक है, 15 का ए आपका सही है। 16 प्रश्न को हम देखते हैं। मानव सौंदर्य एवं वे तरीके जिनके द्वारा सौंदर्य समाज को प्रभावित करता है का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कैलोलॉजी कहलाता है, फिलोलॉजी कहलाता है, नोमोलॉजी कहलाता है या फिर पोस्टोलॉजी कहलाता है। ऐसे प्रश्न हमने टेस्ट में कई बार डिस्कस किए हैं और परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड द वे इन विच ब्यूटी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी। ए आपका सही उत्तर है। 16 का ए, मानव सौंदर्य एवं वे तरीके जिनके द्वारा सौंदर्य समाज को प्रभावित करता है कैलोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 प्रश्न। रुडोल्फ झील किन दो देशों के बीच स्थित है। ठीक है, रुडोल्फ झील की बात की गई है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में, केन्या इथियोपिया के बीच में, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, चिली बोलीविया के बीच। रुडोल्फ झील आपके केन्या और इथियोपिया के बीच में है। 17 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी आपका सही उत्तर है। अफ्रीका की रुडोल्फ तुर्काना, जिसे हम तुर्काना झील के नाम से भी जानते हैं, केन्या और इथियोपिया की सीमा के मध्य है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये बोला गया है। इधर राज्य दिए गए हैं, इधर संस्थापक दिए गए हैं। अवध की बात करेंगे तो शहादत खान इसके संस्थापक थे, एकदम सही है। हैदराबाद की बात करेंगे तो चिंग्लिस खान इसके संस्थापक थे, सही है। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे शहादत उल्लाह खान की बात कही गई है, ये भी सही है। भरतपुर में दाऊद खान दिए गए हैं, ये आपका गलत है, यहाँ पर बदन सिंह होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्लास में आपको बता दूं, राज और संस्थापक के भी प्रश्न बनते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो 18 का डी आपका सही उत्तर होगा। इधर देख लीजिए, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अवध की बात करेंगे तो शहादत खान, ठीक है। हैदराबाद की बात करेंगे तो चिंग्लिस खान, कर्नाटक की बात करेंगे शहादत उल्लाह खान, ठीक है। भरतपुर की बात करेंगे तो बदन सिंह चूड़ामन, चूड़ामन एवं बदन सिंह दोनों का नाम याद रखिएगा। रुहेलखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके दाऊद खान एवं अली मोहम्मद बंगेश। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक संस्थापक और राज के नाम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ आपको प्रभावित पशु दिए गए हैं। तो देखिए फेब्रिन की बात करेंगे तो फेब्रिन जो है वो मधुमक्खी में होता है, सही है ये रोग, ठीक है। सेफ्रोलेग्रिया रोग की बात करेंगे तो मछली में होता है। मिल्क फीवर गाय में होता है। अफरा रोग की बात यहाँ पे सुअर लिखा है, नहीं सुअर नहीं, जो जुगल करने वाले जो आपके वो होते हैं पशु होते हैं उनके में होता है, सुअर में नहीं। तो 19 का डी आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए अफारा रोग की अगर हम बात करेंगे तो जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, और किस वजह से होता है, दूषित आहार की वजह से होता है। मिल्क फीवर किस में होता है, गाय में होता है, किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सेफ्रोलेगेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये कवक के कारण मछलियों में होता है। चलिए 20वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहां पर बोला गया रिट्स की बात की गई है, और कौन से आपके अटलांटिक महासागर में है। टेलीग्राफ पठार, ठीक है, कोको कटक, फिर यहाँ पे वेल्विस रिज दिया है, कटक दिया है, और अगुलास बेसिन दिया गया है। तो मैं बता दूं अटलांटिक ओशन की बात की गई है, तो यहाँ पे टेलीग्राफ प्लेटो जो है और वाल्विस जो कटक है आपका, ठीक है, ये दोनों ये आपके किस में है, ये आपके अटलांटिक में है। तो 20वें का बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। टेलीग्राफ पठार की बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर में है, मैंने अभी आपको बताया। वेल्विस कटक की बात करेंगे तो ये भी अटलांटिक महासागर में है। कोको कटक आपका प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में। और अगुल हास बेसिन की बात करेंगे तो ये हिंद महासागर में है। एक बार अगर आपको देखना है तो आप इधर देख सकते हैं,
यहाँ पे परीक्षा में पूछता है मैरियाना ट्रेंच किसमें है, तो आप याद रखेंगे पैसिफिक में। जापान ट्रेंच पैसिफिक में, ठीक है। यहाँ पे क्यूरल ट्रेंच याद रखिएगा क्लास, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मैरियाना ट्रेंच पूछेगा तो पैसिफिक ओशियन याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद जापान ट्रेंच पूछेगा तो पैसिफिक ओशियन, क्यूरल ट्रेंच पूछेगा तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अंगोला बेसिन अगर आपसे पूछेगा तो ये आपको दिख रहा है अफ्रीका का मैप, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है और अंगोला बेसिन इधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। अर्जेंटीना बेसिन तो आप बता ही लेंगे किधर है, ठीक है। इधर देखिए कर्माडेक ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ट्रेंच इंपॉर्टेंट किया आपको याद रखते हैं। पैसिफिक ओशन वाले तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। देखो एक फायदा क्या होता है, जब आप अगर जैसे मैंने आपसे कहा पैसिफिक ओशन वाले ट्रेंच आपको याद है, ठीक है, मैं मान के चल रही हूं, तो परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा आपको लगेगा कि मैंने पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशियन वाले ट्रेंच याद करके रखे हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप एलिमिनेट भी कर लोगे। देखो सारे क्वेश्चंस का आंसर 100% तो आपको आता नहीं है, ठीक है। कुछ आप तुक्का भी लगाते हो कि चलो 50% एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बचे हैं तो 2 में से 1 आपका सही होना चाहिए और ये टिक लगा के आ जाता हूं, ठीक है, या आ जाती हूं। तो ये कैसे होता है जब आप पढ़े रहते हो चीजों को, जैसे करंट, ओशियन करंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओशियन करंट जरूर पढ़ के जाइएगा, हर साल 1-1 साल के गैप में ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। तो ओशियन करंट महासागरीय धाराओं की बात मैं कर रही हूं, ठीक है, हिंदी में, उससे भी रिलेटेड प्रश्न बनता है। अब उसमें कोल्ड और हॉट करंट, कौन सा कोल्ड करंट है कौन सा हॉट करंट है, तो आप क्या करिए जो कम नंबर में है उसको याद कर लो, ठीक है, और मैप एक बार लोकेशन देख लो क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका जैसे कोई भी लेब्राडोर करंट किस ओशन में फ्लो करती है, हॉट है कि कोल्ड है, एगुलस कैसी है, तो वो भी याद रखिएगा। महासागर ये धाराएं जो हैं वो भी परीक्षा में पूछी जाती है, एक बार रिवाइज भी करा दूंगी मैं आपको। चलिए 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर आपको माउंटेन टाउन्स दिए गए हैं, इधर स्टेट दिए गए हैं, तो देखते हैं हम। कोटगिरी, फिर सपुतारा, फिर कलिम्पोंग, फिर मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर तो आपका उत्तराखंड में है मुझे पता है, तो डी का फर्स्ट हो गया मुक्तेश्वर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सपुतारा की बात करेंगे तो सपुतारा तो गुजरात में है, ठीक है, तो यहाँ पे सपुतारा गुजरात में है क्योंकि सतपुरा, एक बार सपुतारा को देखो और जब आप हड़बड़ाहट में रहो तो आपको सतपुरा दिखता है वो, क्योंकि हम सतपुरा रेंज हमेशा पढ़े रहते हैं और सपुतारा लिखा रहता है, तो याद रखिएगा सपुतारा कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड आपका यहाँ पे दिया गया है। तो कोटगिरी आपका कहां पर हो गया, तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, और कलिम्पोंग जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में हो गया। यहां पर 21 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। प्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है, पेनी प्लेन की बात की गई है। वायु से, भूमिगत जल से, नदी से, हिमनद से, किससे होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो संप्राय मैदान है उनका जो निर्माण है वो नदी से होता है। 22वें का सी आपका सही उत्तर है। देखिए संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निष्पेक्ष दोनों मिलकर संप्रदाय मैदान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका सबसे प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, मॉरिस डेविस द्वारा। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैदान के प्रकार। ये आपको ग्लेशियर मैदान दिख रहा होगा, ठीक है, ये अपरदनात्मक मैदान है, आपका इरोजन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये रेगिस्तान मैदान आपको पता है, निष्पात्मक मैदान आपको दिख रहा है, निष्पात्मक मैदान, ये प्राय मैदान, ये देखिए यहाँ पर आपको नदी दिख रही होगी, पता नहीं ढंग से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ढंग से नहीं दिख रहा है ना तो एक बार नेट पे देखिए, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इसके लिए मत परेशान हो गया, एक बार देख जरूर लीजिएगा। परीक्षा में ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि लॉयस मैदान का निर्माण कैसे होता है तो क्या बताएंगे, हवा द्वारा जो बालू मिट्टी उड़ाई जाती है उनसे आपका लॉयस मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो फोटो है, तो ये देखिए ये वाला
पता नहीं क्लास आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये आपका लोएस्ट मैदान है। जब हवा में मिट्टी और बालू उड़ती है तो लोएस्ट मैदान का निर्माण होता है। कार्स्ट मैदान की बात करें तो जो चूना पत्थर है, जो उसकी चट्टानें हैं, घिसती हैं, गलती हैं, उससे कार्स्ट मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, पेनिप्लेन की बात करते हैं, तो ये समुद्र तल के निकट जो स्थित मैदान है जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियर मैदान आपको पता है, बर्फ ग्लेशियर जहां पे बहुत ठंडा है, हिम के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है। रेगिस्तान मैदान की बात करें तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, जब बहुत सूखा पड़ जाता है तो आपको पता है। चलिए 23rd हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के स्रोत है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन के स्रोत कौन कौन से हैं? वन उन्मूलन, कृषि, मृदा की सतह, तड़ित लाइटनिंग। तो क्लास यहां पर आपके सारे नाम आपके नाइट्रस ऑक्साइड के सोर्स होंगे। यहाँ पे आपका डी सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका उत्सर्जन कृषि के समय भी होता है, बायोमास का जब दहन होता है, डिकम्पोजिशन होता है तब भी होता है, जीवाश्म ईंधन और उद्योगों द्वारा भी होता है, वनोन्मूलन द्वारा भी होता है, तड़ित मतलब लाइटनिंग के समय भी, और मृदा की सतह से भी। जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो ना, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? बताओ। नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? अप्रोक्सीमेटली 78%। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नाइट्रोजन का कंजप्शन प्लांट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अप्रोक्सीमेटली 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, अभी हम एक अप्रोक्स उसकी बात करें जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक एनसीईआरटीज में। लेकिन यहां पर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब पेड़ है, आपको पता है पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम और आप जब ब्रीथ करते हैं, जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारे एयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका हम डायरेक्ट कंजप्शन हम और पेड़ द्वारा किया जा रहा है, ये चीज समझ में आ रही होगी। लेकिन जो नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है सबसे ज्यादा अमाउंट में, उसको डायरेक्टली प्लांट्स द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को प्लांट्स किस फॉर्म में लेता है, तो ये याद रखिएगा, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में। और जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल में ये सारी चीजें जो हैं इसके थ्रू नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। स्रोत है, ये सोर्स है, ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आपके राइजोबियम जो प्लांट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनमें होता है। ये सब चीजें 24 तब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, एक तरफ आपको पोत निर्माण केंद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया गया है। ह्यूस्टन की बात करेंगे तो ये टेक्सास में है, एकदम सही है। ठीक है, स्पैरोस पॉइंट की बात करेंगे तो ये मैरीलैंड में है, एकदम सही है। न्यू ऑरलियंस की बात करेंगे तो ये आपका लुसियाना में है, ये भी एकदम सही है। कैम्डेन की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरिडा दिया है, ये फ्लोरिडा में नहीं, ये न्यू जर्सी में। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो डी वाला। क्लास ये भी एक अच्छा प्रश्न है, शिप बिल्डिंग पोत निर्माण केंद्र से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे जितने भी हमने पोत निर्माण केंद्र डिस्कस किए हैं ये सारे आपके कहां पर है? यूएसए में है, ये चीज आप याद रखिएगा। 25 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तेलक नहीं है? ठीक है, क्लास 3rd लेवल कौन सा नहीं है? मनुष्य का हाथ, किसान का हल, चिमटा या फिर नेल कटर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कौन सा नहीं है। नेल कटर आपका क्लास 3rd लेवल में नहीं आता है। अब इसको हम उत्तेलक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 25 का डी हो गया ना। देखिए, जब भी हम लेवर की बात करते हैं, उत्तेलक की बात करते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बहुत आराम से समझिएगा। क्लास 1 में क्या होता है? एक तरफ आपका भार होता है, लोड होता है, दूसरी तरफ आपका फोर्स होता है और बीच में आपका फलक्रम होता है। याद रखिएगा, फलक्रम कहाँ होता है? बीच में होता है। जब आप क्लास की बात करते हैं तो देखिए, क्लास में आप एफर्ट किधर डाल रहे हैं, आप फोर्स किधर डाल रहे हैं। एक तरफ जब पकड़ रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया। ठीक है, इधर से यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आपको लोड मिल रहा है ना। जब आप प्लास से किसी स्क्रू को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे वो कर रहे हो तो
स्क्रू से यहाँ पे लोड आपका हुआ ना इधर की तरफ एंड में, और बीच में फल्क्रम जो कि दोनों को ज्वाइंट किया हुआ है। जब क्लास 2 लीवर की बात करेंगे तो इधर आपका फोर्स होता है, लोड बीच में आ जाता है और फल्क्रम सबसे किनारे आ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे नट क्रैकर की जब हम बात करते हैं, जैसे जिसमें अखरोट आप तोड़ते हो, तो अखरोट तोड़ने में क्या होता है, इधर तो आप एफर्ट डाल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लोड आपका बीच में है क्योंकि वहीं पे आप नट को रखे और वो टूटेगा, और फल्क्रम जो ज्वाइंट है वो किधर है, सबसे कोने में है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे नींबू निचोड़ने वाला जो होता है, उसमें नींबू रखते हो ना, तो एक तरफ से आप एफर्ट लगा रहे हो, बीच में नींबू जहां रख रहे हो वहां पे लोड है आपका, और ज्वाइंट कहाँ है, एक एंड में है। ठीक है, फल्क्रम एक एंड में है। क्लास थर्ड लिवर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्स आप बीच में लगाते हो, इधर लोड रहता है, इधर फल्क्रम रहता है। जैसे अगर ये आपका हाथ है तो इधर आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप उठा रहे हो तो एफर्ट डाल रहे हो यहां से, और ये आपका क्या है, ये आपका फल्क्रम है, जॉइंट है, मतलब जॉइंट है, और लोड कहां से उठा रहे हो, यहां से, तो यहां से लोड उठा रहे हो, ये फल्क्रम है, और यहां से एफर्ट लगा रहे हो, तो ये आपका क्लास 3 लेवर हो गया। ये याद रखोगे, क्लास 3 लेवर आपका हाथ है तो आपको कभी नहीं भूलेगा। 26 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की गई है। आपको पता है ग्लैंड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो म्यूकस ग्लैंड जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। 26 का ए आपका सही उत्तर होगा। 27 को हम देखते हैं, इधर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर देख लेते हैं क्लास क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ब्रोमीन दिया है और नाइट्रस ऑक्साइड दिया है। तो मैच करते हुए चलेंगे। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, रुई की सजावट में। ठीक है, ए का 4th हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो चीनी उद्योगों में सीरे से चीनी तैयार करने के लिए इसका यूज होता है। ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन तो आप सभी को पता है कि इसका टिंचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चोट उठ लगती है तो ब्रोमीन टिंचर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का शल्य चिकित्सा में निस्तेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। तो 27 का आपका सही उत्तर है बी। एक बार हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का चीनी उद्योगों में सीरे से बनी चीनी तैयार करने के लिए, ब्रोमीन का टिंचर के रूप में, औषधि के रूप में, ठीक है, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड शल्य चिकित्सा में निस्तेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है, एनेस्थीसिया जिसको हम बोलते हैं। 28 को हम देखते हैं। अजराड़ा घराना मेरठ क्यों प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बताइए। ध्रुपद धमार गायन के लिए, तबला गायन के लिए, ख्याल गायकी के लिए या फिर सरोद वादन के लिए। तो यहाँ पर जो आपका अजराड़ा घराना है मेरठ में वो आपका तबला वादन के लिए फेमस है। 28 का बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, अजराड़ा घराना मेरठ तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। अतरौली घराना अलीगढ़ ध्रुपद धमार गायन के लिए फेमस है। किराना घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और शाहजहांपुर घराना जो है वो सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। 29 देखते हैं। सर्वप्रथम 1977 में किसे विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वाईवी चौहान को, वॉयलेंट अल्वा को, इंदिरा गांधी को या फिर मोरारजी देसाई को। तो किसको दी गई थी बताइए। फर्स्ट अपोजिशन लीडर के रूप में किसको रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है वाईवी चौहान को। ठीक है, 29 का ए आपका सही उत्तर है। सर्वप्रथम 1977 में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी और वाईवी चौहान को विपक्षी दल के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30वां प्रश्न, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। तो राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, कुलोत्तुंग प्रथम के या फिर राजाधिराज प्रथम के। तो 72 ट्रेडर्स को पहली जो चाइना में किसके समय पे भेजा गया था। यहाँ पर आपका सही उत्तर है कुलोत्तुंग
कुलोत्तुंग प्रथम के, ठीक है। तीसरे का सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, कुलोत्तुंग ने 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा था। ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले महाराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने भी अपने राजदूत भेजे थे, ठीक है, चीन। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक दिए गए हैं। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंटर के नाम आपको दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सेक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका इन्वेंशन कैम्पबेल ने किया है। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो एंटोनी बाउस द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया है। कैलकुलेटर पास्कल द्वारा किया गया है। माइक्रोफोन बार्लिनियर द्वारा किया गया है, बाइलाइनर द्वारा किया गया, बाइलिनियर बाइलाइनर द्वारा किया गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 31 का ए आपका सही उत्तर है। लूसेंट में एक जगह आपको ये सब चीजें दी गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा परीक्षा में बैठने के पहले कि किस चीज का इन्वेंशन किसने किया है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, गलत हो जाता तो बहुत दुख होता है और ज्यादातर स्टूडेंट इसको रट के जाते हैं। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो यहाँ पर देखते हैं डेवलपिंग कैटेगरीज में कौन कौन सी इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग कैटेगरी में रखती है, ये बोला गया है। कृषि मुख्य व्यवसाय, आपको पता है एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। प्रजनन बेरोजगारी, प्रजनन बेरोजगारी किस में दिखता है, एग्रीकल्चर में दिखता है। एग्रीकल्चर में एक एक छोटे छोटे, आपको पता है ज्यादातर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे यहाँ, और छोटे छोटे हेक्टेयर्स में बहुत ढेर सारे लोग, पूरा परिवार उसी में खेती करता है। तो यहाँ पे आपका प्रजनन बेरोजगारी दिखती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए छोटा सा आपका जमीन है, उस जमीन में 100 लोग काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं ना। वो जमीन की जितनी, अब हम मान रहे हैं कि वो लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा वहां से आपका क्रॉप आपकी मतलब ग्रो कर रही है, या जो भी फर्टिलिटी के कारण उपजाऊ बहुत है, लेकिन तब भी 100 लोगों का पेट तो वो नहीं भर पाएगा ना। अगर उसमें 2 3 5 लोग भी मैक्सिमम लोग उसमें खेती करें, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी प्रजनन बेरोजगारी दिख रही है, एक छुपी हुई बेरोजगारी है कि कहने को लोग काम करें लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना तो नहीं होगा, तो 4th को हटाइए, 1 2 3, 32 का डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न आपके लक्षण कौन कौन से हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, आपको पता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता। 33 प्रश्न को हम देखते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वुड ऑफ विच प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग द कत्था, ठीक है, केचिकू लिखा हुआ है, पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर साल, खैर, बबूल, साजा। तो यहाँ पर खैर के पेड़ का यूज किया जाता है कत्था बनाने के लिए, जो कि पान में लगाते हैं ना कत्थे, तो खैर की लकड़ी से बनता है। चलिए 34 प्रश्न को हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैस, वो तो मेन कॉज है, ठीक है, मेन कारण है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते तो ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल की बात करते तो ओजोन की बात करते हैं। ओजोन परत का क्षरण, ये भी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, प्रदूषण। तो यहाँ पर जो तीनों चीजें आपकी दी गई हैं, ये आपके क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 34 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 और 3। 35 प्रश्न को आप देखते हैं। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, आपको इन्हें अरेंज करना है। तो ब्लैक सी दिया है, मेडिटेरेनियन दिया है, कैप्सिकम दिया है और एरल सी दिया है। इस प्रश्न के आंसर को बताने के पहले मैं मैप दिखाती हूँ आपको। ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, जहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बस आप उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ये आपके मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन एम लिख दिया है मैंने। इधर आप देखेंगे तो ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। इधर आप देखेंगे तो ये एरल सी है, ठीक है, ये आपको एरल सी दिख रहा है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपके कैस्पियन सी है। तो मतलब हम मान लें कि वेस्ट में सबसे आपका है क्या, कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद आपका ब्लैक सी है, फिर कैस्पियन है, फिर आपका
एरएलसी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, तो मेडिटेरेनियन हो गया, ब्लैक हो गया, कैस्पियन हो गया, एरएलसी हो गया। अब परीक्षा में प्रश्न बनता है कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जिस तरीके से भी आपने याद किया हो आप उसको याद करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मैंने तो रूर बीटीजी से याद किया था, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से याद करें। ये देखिए ये ब्लैक सी है, इधर हम जाएंगे तो ये रशिया हो गया, फिर यू से यूक्रेन हो गया, फिर ये रोमानिया हो गया। ठीक है, मोल्डोवा नहीं इसको टच करता है, याद रखिएगा। रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया और जॉर्जिया हो गया। तो मैंने इसको किस तरीके से याद किया था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कभी कभी बोलता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंज करिए, तो मुझे रूर बीटीजी करके याद हो गया था। तो आर से आपका हो गया रशिया, यू से हो गया यूक्रेन, फिर आर से हो गया रोमानिया, बी से हो गया बुल्गारिया, फिर टर्की हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पे लोग कैस्पियन सी को तारीख से याद रखते हैं, मैं कतियार से याद रखी थी, आप तारीख से भी याद रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कतियार से याद रखा था, तो मुझे यही याद है अभी। तो चलो तारीख ऐसे करके था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैस्पियन सी की बात करते हैं। तो इधर देखिए ये आपका टर्की हो गया। ठीक है, ये यहां से देखिए ये कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, फिर ये आपका रशिया हो गया, दिख रहा है आपको। इधर आपका अजरबैजान हो गया। ठीक है, इधर टर्की हो गया और इधर ईरान हो गया। तो इसको आप देख लीजिए कतियार से। ठीक है, तो के ए आपका कजाकिस्तान हो गया, टी से टर्की हो गया, आई से आपका ईरान हो गया। ठीक है, फिर उसके अजरबैजान हो गया, याद रखिएगा, और इधर आपका टर्की हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जिस तरीके से भी आप याद रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और उधर रशिया। अब इधर देखिए एरएलसी की अगर हम बात करें, एरएलसी में आपको इधर की तरफ ये एरएलसी है, इधर आपको कजाकिस्तान दिखेगा, इधर उज्बेकिस्तान दिखेगा। तो कुआ कुआ, तो एरएलसी के और यू के मध्य में है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। देखिए क्लास, ये सब चीजें परीक्षा में पूछती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। आप अपने ट्रिक से याद करिएगा, मेरे ट्रिक से मत याद करिएगा। मतलब याद कर सकते हो अगर याद रहता है, लेकिन अगर आपके पास उससे बेटर है तो उससे याद करिएगा। अब इधर देखिए मेडिटेरेनियन सी की जब हम बात करते हैं, तो इधर जब हम अफ्रीका की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं माल्ट करके। ठीक है, तो यहां पे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया, याद रखिए इधर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। इधर आप देखोगे तो सब, इधर टर्की हो गया आपका, इधर ग्रीस हो गया, ये सब स्पेन, मोनाको, ठीक है, इटली। अच्छा इटली जब भी याद रखना ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, क्योंकि एक साथ इतनी चीजें पढ़ाना और माइंड जब थक जाना, आखिरी प्रश्न और आखिरी प्रश्न में इतने फैक्ट्स डिस्कस करना मैम थोड़ा बोरिंग हो जाता है। चलो लेकिन तब भी एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। इटली की बात करोगे तो इटली को कभी भी ऐसे ड्रॉ किया करो, एक लाइन बना दो, कह दो ये इटली है। अब याद रखो इटली के इधर एड्रियाटिक सी है, ठीक है, इधर तुम्हें आयोनियन सी दिखेगी और इधर टाइरेनियन सी दिखेगी। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है। तो एड्रियाटिक, आयोनियन और टाइरेनियन, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। एक और रिवीजन मैं आपको कराऊंगी जहां पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाए। क्लास इस समय परीक्षा आने वाली है तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। मैक्सिमम चीजों को रिवाइज करिए, हर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, सेंसेस पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा है उसको भी पढ़ लीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर परेशान होंगे तो रेस के बाहर हो जाएंगे। जब भी परेशानी लगे तो अपने आप से कहिए बस थोड़े ही नंबर से तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, पॉइंट नंबर से ही क्वालिफाई करूंगी लेकिन करूंगी जरूर, ठीक है। ये चीज अपने आप से बोलिए, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करूंगी, ये लास्ट मिनट के लिए है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये मत कहिएगा कि ऐश्वर्या मैम ने बोला था कि पॉइंट नंबर से ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो हमने स्टार्टिंग में ही अपना टारगेट ये तय कर दिया। भाई हमेशा ना सपने बड़े देखने चाहिए, ठीक है। तब उस समय सोचा करो कि प्रीलिम्स में तो हम 20-30 नंबर का अपना बफर रखेंगे, उससे ज्यादा नंबर पाएंगे जो भी कट ऑफ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, चीजें दिक्कत दे रही है, तो अभी के लिए बस ये सोचो कि बस प्रीलिम्स क्वालिफाई ही करना है। तो सब पढ़ो ना, करंट पढ़ लो,
ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें करंट से प्रश्न बनेंगे ये पढ़ो। करंट मैम करंट बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़े? अरे 6 मंथ का करंट तो पढ़ो, कैलकुलेट करो, पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखो कैसे करंट बनते हैं, वो पढ़ो। ठीक है। और कुछ अपने सब्जेक्ट जो तुम्हारे स्ट्रांग है उसको पढ़ो, सिलेक्शन जरूर होगा क्लास। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है ये आप लोगों का। बिल्कुल अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। आप ही के तरीके से स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं और बाद में जाके वो ऑफिसर्स बन जाते हैं, तो वो उनका भी एक समय रहता है स्ट्रगलिंग पीरियड। आज आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, कल आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिक एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।